हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, जो है हमारा मुग़ल एम्पायर। और कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे इस वीडियो से। इसमें आपके 122 123 कुछ क्वेश्चन हैं 100 प्लस, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 51 नंबर वाला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, मतलब किस साइड से आए थे। तो ये आए थे पंजाब की साइड से, ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में तो आपका पानीपत का युद्ध है। 1576 में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन 1576। फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहे? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफ़र। ये हमारे जो बहादुर शाह सेकंड है, ये हमारे लास्ट राजा रहे थे मुग़ल एम्पायर के। और अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अपने साम्राज्य की नींव डाल दी थी, इनको बंदी बनाकर भेज दिया था। हुमायूं जो है वो अकबर के पिता हैं। तो यहाँ पर जो फैजी रहे थे वो किसके राज दरबार में आए थे? वो आए थे अकबर के, ऑप्शन नंबर डी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ये आपको पता है कि पद्मावत की रचना जायसी ने की, लेकिन किसके समय में की? तो ये शेरशाह के समय में की। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में जो 1539 में हुई थी हुमायूं को पराजित किया था? तो ये किया था शेरशाह ने। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर पद्मावत की रचना हो चुकी थी उसी टाइम पे, और इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। अब हुमायूं का जो बेटा होगा वो होगा अकबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये मकबरा आपको मिल जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो हुमायूं जो है ये 2 बार राजा बने थे, 2 बार इन्होंने शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? हैदराबाद, सिकरी, औरंगाबाद या फिर बीजापुर। तो बीबी का जो मकबरा है वो है आपके औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किस संगमरमर का काम, मतलब किसने करवाया? जो ये लाल पत्थर स्थित फतेहपुर सिकरी का किला है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किसने संगमरमर का प्रयोग करवाया? या आप कह सकते हैं कि जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो कि हमारा लाल पत्थर से बना हुआ है, फतेहपुर सिकरी में है, इसका करवाया था संगमरमर का लगवाई थी इसमें किसने? जहांगीर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई, वहीं एक बाग में दफनाया? क्या कहना चाह रही है? पहले तो आगरा में दफना दिया, बाद में जो उसकी विधवा है या जो उसकी पत्नी थी वो उसको काबुल ले गई अफ़गानिस्तान, और वहीं एक बाग में दफनाया। ये बात हो रही है बाबर की। किस मुगल शासक को उपवन और उद्यानों में अत्यधिक रुचि होने के कारण उपवन का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट भी कहा गया? जो बाबर थे इनकी रुचि थी बाग वगैरह में, उद्यानों में, तो इसी के कारण इनको मालियों का मुकुट कहा गया या उपवनों का राजकुमार भी कहा गया। कौन सा पहला मुगल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को मिला लिया? कुषाण साम्राज्य का पंथ करके और इन्होंने भारतीय साम्राज्य में, मतलब अपने किंगडम में, काबुल और कंधार को शामिल किया, ये राजा थे बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की समाप्ति की? तो शेरशाह जो है जिन्होंने हुमायूं को हराया था और इन्होंने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, ये युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। निम्न भारतीय शासकों में से अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन रही थी? कौन सी यहाँ पर जो महिला है वो अकबर भी था उस टाइम पे शासक, और ये उन्हीं के समकालीन थी, ये थी रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? ये करवाया आपका आगरा में। और शेख जो चिश्ती का मकबरा है उसमें संगमरमर का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? जजिया कर को अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः अपनी जनता पर जजिया कर लगा दिया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? क्या वो कानून की व्यवस्था संभालता था, या भू राजस्व का मूल्यांकन करता था और सबसे टैक्स इकट्ठा करता था, या राज घराने का प्रभारी होता था, या फिर शाही खजाने की देखभाल करता था? तो अमल गुजार जो है वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन करता था और वहाँ से टैक्स इकट्ठा करता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? मुगलों को किस संधि के द्वारा? जब पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मुगलों को बीच, तो इन्होंने जो किले हैं उनको स्थानांतरित कर दिया था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ध्यान रखिए, खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। 13 अप्रैल की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1699 की।
निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? मतलब पहले तो अंग्रेजों ने उसको कैद कर लिया और फिर जब तक वो जिया उसको पेंशन मिली मराठाओं के द्वारा। ये आपके शासक या मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड। दक्षिण में निम्न में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो ये औरंगजेब जो थे, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और मुगल जो साम्राज्य है वो तमिल राज्य तक इन्होंने एक्सपेंड कर लिया। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1526, ये बाबर के टाइम की बात हो रही है। 1565, 1556 और आपका 1658। तो यहाँ पर जो हुमायूं ने दोबारा से मुगल सत्ता की पुनः स्थापना कब की थी? 1555 से 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? और इसमें से नाम बताना है। पानीपत का युद्ध, मंदसौर का, दोरा या दोराहा का, या सरहिंद का युद्ध। अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की हुमायूं ने, और किस विजय के कारण की थी? जब ये सरहिंद का युद्ध जीत गए थे तो इन्होंने दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई? ये जो लाइब्रेरी में हमारी स्टेयर्स होती हैं उससे गिर गए थे और उन्हीं की मौत हो गई थी, हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपूल ने लिखा है क्या? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये इन्होंने सार्केस्टिक वे में इन्होंने बोला है, व्यंग किया है। और ये थे लेनपूल। इन्होंने क्या लिखा है कि जीवन भर वो ठोकर ही खाते रहे और ठोकर खाकर मतलब सीढ़ियों से गिरकर एक दिन उनकी मौत हो गई। ये बात हो रही है हुमायूं की, ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? सेना अधिकारी, विदेश प्रभाग का मुख्य, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, या फिर लोक आचरण अधिकारी? तो मुहत्सिब होता था लोक आचरण का अधिकारी मुगल प्रशासन में। मुगल प्रशासन में मदद ए माश किस चीज़ को इंगित करता है? चुंगी पर लगने वाला टैक्स, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुआई के ऊपर कर? तो जो मदद ए माश मतलब जो मदद की जाती थी किसके लिए? विद्वानों को क्या दी जाती थी? राजस्व मुक्त अनुदत भूमि, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा हुआ है? अब ये जो चित्रांकन किया है ये किया है अबूद समद ने। तो दास्तान ए अमीर हमजा, इनका जो चित्रांकन है वो अबूद समद के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस सुल्तान ने अपने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इनमें से कौन सा सुल्तान है जिन्होंने पहले अपने आप को हजरत ए आला बोला और बाद में अपने आप को सुल्तान की उपाधि दे दी? ये बात हो रही है शेरशाह सूरी की। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को? ऐसे कौन से मुगल बादशाह हैं जिसको वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, या फिर बहादुर शाह? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। इसको वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। मशनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, क्या बोला जाता है? दीवान, बाबरनामा, प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्रह, या मुआबीन? तो मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम के कानून हैं, उन्होंने जो लॉ बनाए थे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसका संग्रह है मुबायीन में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद जो होता है इसको दार उल सर्ब कहते हैं, पवित्र युद्ध, जजिया, या फिर दार उल इस्लाम। तो जिहाद का अर्थ अकबर ने ही चलाया था जिहाद, और इन्होंने जिहाद का अर्थ बताया था दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ये आप सभी को पता है, ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा निर्माण हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तिथि तो नहीं दे रखी, लेकिन सबसे पहले दोरा का युद्ध, फिर आपका चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, या फिर आपका सरहिंद का युद्ध। ये चारों युद्ध हुमायूं ने लड़े थे, दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया? गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी। ये इतिहासकार थे A.L. श्रीवास्तव। इन्होंने शाहजहाँ के टाइम को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी, अपना रीजनल जो कैपिटल है, वो किसने बनाया? ये शेरशाह ने बनाया। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउत कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है यहाँ पे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? उनकी जो सेना थी वो कुशल थी, स्किल्डफुल थी।
जाब्ती प्रणाली किसकी उपज है? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर। तो जाब्ती प्रणाली जो आपकी उपज है, जाब्ती प्रणाली को जिसने अपनाया वो शेरशाह है। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध होता है राज्य कानून से, ऑप्शन नंबर ए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ये दोनों कंधार के ऊपर अपना क्या कहते हैं स्थापत्य स्थापित करना चाहते थे। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच इनको कंधार को लेकर इनका आपस में झगड़ा था। मुमताज महल का असली नाम क्या है? मुमताज महल का असली नाम, जिनकी याद में आगरा का ताजमहल बनवाया गया, इनका असली नाम है अजूरमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब। बहुत ही निरंकुश और क्रूर शासक रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं इन्होंने। इनको जिंदा पीर कहा जाता है, ऑप्शन बी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा जो अपनाई गई थी वो इमारत है पंचमहल और इसका नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह, जैसे हमारे बुद्ध लोगों के जो विहार होते हैं बैठने के, उसी की तरह। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अच्छा, अंतिम जो मुगल बादशाह है, अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है एसएसटी की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अंतिम जो था वो बहादुर शाह जफर था। और तभी अंग्रेज लोग यहाँ पे आ गए थे और इन्हीं के टाइम क्या हुआ था, 1857 जो हमारी रेवोल्यूशन थी, तो इनके पिता का नाम था अकबर शाह शैकिन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस ग्रह से स्थापित किए और वह क्या था? सबसे पहले राजपूतों में से मतलब किसी के साथ शादी की इन्होंने, अकबर ने। ये बात हो रही है कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया, वो कौन कौन से थे? 2 राज्यों को जीता था इन्होंने। विजित करना मतलब होता है जीतना। ये जीते थे बीजापुर और गोलकोंडा। निम्न मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई? तो ये लिखवाई थी बाबर ने, बाबरनामा। बाबरनामा जो है वो तुर्की में लिखी हुई आत्मकथा है। तो अगर फारसी की बात करें तो फारसी जो आत्मकथा है वो जहांगीर ने लिखवाई थी अपनी फारसी में। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो होती थी प्रशासन की, वो भी क्या होती थी? फारसी लैंग्वेज होती थी। तो जहांगीर जो कि एक मुगल बादशाह रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई। बाबर नहीं आएगा, बाबर ने तुर्की में लिखवाई थी। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? अभी भी मनाया जाता है ये त्यौहार लेके आए थे मंगोलों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल भी कहलाता है? तो ये जो रानी बीबी का मकबरा है या राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, इसको एक मतलब द्वितीय ताजमहल के रूप में संज्ञा दी गई है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मतलब इनकी जो मिलिट्री थी या फिर इनके जो सोल्जर थे, उसमें हिंदू लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था। और ये सेना की बात हो रही है औरंगजेब की। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? ये कहा है अबुल फजल ने। अनवार ए सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहली ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र को अनुवादित किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों की मूर्त बनाता था वो सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण या फिर हिस्टोरिकल जो आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-उल-कुल, सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर है? राजनीतिक में उदारता होनी चाहिए, धर्म में सहनशीलता होनी चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण उदारवादी होने चाहिए। तो ये सब होने चाहिए, तभी आपका शांति और भाईचारा अवधारणा आ सकती है। और ये अकबर ने अपनाई थी। सुलह-ए-कुल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का जो मकबरा है वो है आपका ग्वालियर में, एमपी में। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? ये बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो डिस्ट्रिक्ट होता था उनको सरकार कहा जाता था। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, मुगल प्रशासन में जिले का नाम होता था सरकार। किस सुख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इन्होंने गुरु तेग बहादुर को मार दिया था, मरवाया था मतलब। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। क्या रखा? भारत के मुगल शासक जब बन गए तो इन्होंने अपने आप को बाबर नाम रखकर बुलाया। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में
अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? जो हमारी महाभारत है, जो एपिक है, हमारा ग्रंथ है, इसका फ़ारसी में जो अनुवाद किया, इसके निर्देशन किसके निर्देशन में हुए? तो फैजी जो हैं उनके निर्देशन में ये हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहाँ ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये थे तो मुस्लिम, लेकिन हिंदी लिटरेचर में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा योगदान दिया। ये बात हो रही है अब्दुल रहीम खाने खाना की। निम्न तथ्यों में से कौन ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा था इन्होंने, इस्लाम धर्म से ही थे। ये प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता थी। इनके द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया। अकबर की धार्मिक नीति भी थी, लेकिन ये नहीं है कि इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था, ये गलत है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर? ये फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 में, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये चाहते थे कि राणा प्रताप को अपना गुलाम बनाए, और महाराणा प्रताप जो है वो इनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हम राजपूत हैं, हम मुग़ल साम्राज्य से कोई भी संधि नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने संधि कर ली थी मुग़ल जो हमारे अकबर रहे हैं उनके साथ, लेकिन राणा प्रताप को ये नहीं। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो इसका मुख्य कारण यही था कि वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चित्रकार की बात हो रही है, ये बात है दशवंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से किस में हिंदी और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय मिलता है? मतलब हिंदी भाषा और ईरानी, इन दोनों की जो वास्तुकला है, जो चित्रकारी है, उसका सर्वप्रथम समन्वय कहाँ पर देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो शेरशाह का जो बचपन था, बचपन में जो नाम था, इनका नाम था फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा भी याद रखिएगा, सासाराम बोल लो या सहसराम बोल लो, इनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में इनको नियुक्त किया था सासाराम में। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम है जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक व अपने पुत्र का अतालिक या फिर संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया? तो उस शासक का नाम पूछ रहा है। दक्षिण बिहार में कौन सा शासक था? बहार का नुहानी और लोहानी बोल सकते हो। इन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? दक्षिण बिहार के वास्तविक शासक बन गए थे शेर खां, और ये उपाधि इन्होंने ली थी हजरत आला की। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि दी थी? जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था शेर खान ने, तो इनके जो बीच में एक युद्ध निर्णायक था, उसमें कहा गया था कि विजय के उपरांत शेर खां ने अपने आप को शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि दे दी थी। ये चौसा का युद्ध था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? शेरशाह ने जब अफगान राज्य की स्थापना की थी, द्वितीय अफगान की, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। और देखो, हुमायूं के साथ जब यहाँ पर हुमायूं और शेर खां के बाद जब युद्ध लड़ा गया, तो भी यही जीते थे, शेर खां जीते, हुमायूं को हरा दिया था, और उसके बाद शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि ली थी। बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह ने जीता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? क्या वो अकबर के शासनकाल में सैन्य कमांडर था, या फिर शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था, औरंगजेब का सामंत था, या फिर मोहम्मद शाह के शासन में? तो शाहजहाँ के शासन का जो राजकीय इतिहासकार था वो था अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है, असर्शन और रीज़न दे रखे हैं। शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। मतलब पहले जब उन्होंने राजधानी बनाई तो वो अपने राजधानी से दूर रहे स्टार्टिंग पीरियड में, ये ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पर अगर कोई साम्राज्य स्थापित हो गया तो उसको कोई अटैक नहीं करेगा। तो उत्तर पश्चिम से, जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, ये लगा लो, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, काबुल, कंधार जो भी है, तो यहाँ से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये दोनों सही है, और आर जो है रीज़न जो है वो असर्शन का सही क्लैरिफिकेशन है। धर्मत का युद्ध जो है 1658 में अप्रैल में किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में।
खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। खानवा का जो युद्ध बाबर ने ही लड़ा था, घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, खानवा का और पानीपत का और चौसा का, ये सारे जो है ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे और ये प्रथम युद्ध की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा क्या था, दुर्जय राजा था। तो राजपूत वीर राणा सांगा वो इब्राहिम लोदी की बजाय अधिक दुर्जय राजा था। ये दोनों ऑप्शन सही हैं और R का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है, तो ये गुजरात के सूरत को। नेक्स्ट है आगे, निम्न युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर के काल में यहाँ पर विलियम हॉकिंस, शाहजहाँ के राजकाल में मतलब उनके दरबार में थे टैवर्नियर, औरंगजेब के दरबार में थे मनुची, अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं थे। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस थे, शाहजहाँ के काल में टैवर्नियर थे, औरंगजेब के काल में मनुची थे। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। ये तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए 20 घोड़ों का रखरखाव, ये गलत है, लेकिन घोड़ों को आराम भी देना था और युद्ध के समय उनका बदलाव करना भी आवश्यक था। R सही है, ये गलत है। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इससे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो नहीं, यहाँ पर जो संलग्न किया था वो सम्राट ही इनका आसन कर्नल था और किसी भी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, मिलाया नहीं और सेवाएं एकाकी प्रदान की। ये अहदी थे। 1, 2, 3 सही है यहाँ पे। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा किस चीज़ के कारण। कंधार जब इनके हाथों से निकल गया तो मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा। क्या वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से, या फिर आपका बफर टेरिटरी की वजह से, संचार व्यवस्था, या फिर सामरिक महत्व। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। जब अकबर के जो आपके मतलब उनका शासनकाल था तो यहाँ पर पुनः गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र का जो सैनिक विभाग का प्रमुख था वो इन्होंने मीर बख्शी को बनाया था। राजपूताना क्षेत्र में किस युद्ध को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत हुई तो शेरशाह के मुख से ये निकला, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। ये है मारवाड़। मतलब इन्होंने, शेरशाह ने जीतने में तो मुश्किल हुई, मतलब काफ़ी सारी परेशानियां हुई, लेकिन बाद में ये जीत गए और तब इनके मुंह से निकला कि मैंने सिर्फ मेवाड़ के लिए अपने पूरे हिंदुस्तान का अपना राज्य ही गंवा दिया। तो ये मारवाड़ की बात हो रही है। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। रायसीन का अभियान था, मालदेव की सेना से संघर्ष, चित्तौड़ का अभियान, या फिर कालिंजर अभियान। तो कालिंजर का जो अभियान था उसमें अचानक बारूद में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलना कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज, ये ज़रूर याद रखिएगा, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने एक सासाराम में कोई किले का निर्माण नहीं करवाया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है कि प्रांत, जिला, तालुका और ग्राम, इनका जो प्रशासनिक इकाई के जो प्रधान होते थे वो कौन कौन से थे। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे हम मैच कर देंगे। इक्ता प्रांत जो है उसके जो प्रशासनिक इकाई के प्रधान होते थे उनको हाकिम एवं अमीन बोला जाता था। सरकार, जिले को ही सरकार बोला जाता था। ये आपका जो यहाँ पर प्रधान होता था वो था शिकदार ए शिकादरान एवं मुसाफी ए मुसाफिन। परगना, तालुका जिसे बोलते थे, इसका प्रधान होता था शिकदार और मुंसिफ। ग्राम का प्रधान कौन होता था, ये होता था मुकद्दम एवं आमिल। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट रहेंगे।
नेक्स्ट है शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार कौन था? तो ये कोषाध्यक्ष को फौजदार बोलते थे। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? कानूनगो इसको भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने होते थे। ठीक है, टैक्स ये नहीं वसूलेंगे, ये सिर्फ रिकॉर्ड रखेंगे, यही होता था शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर सोने से आभूषणों से भरा हुआ टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास पटक भी जाए। उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये थी अब्बास खां सरवानी। ठीक है, एक मतलब बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और ये अपने सिर पर सोने से भरे हुआ टोकरा ले रखा था, फिर भी किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया। ये अब्बास खां सरवानी थे। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? मतलब इन्होंने जो सड़क और सराय बनाई ये अफगान राज्य की धमनियाँ थी, इनको बोला गया है KR कानूनगो के द्वारा। शेरशाह के राजस्व व्यवस्था में क्या सही नहीं है? तो शेरशाह ने, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, 1/6 नहीं 1/3 जो है भू राजस्व की दर उपज टैक्स लगाया था। दूसरा, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर इन्होंने खसरा खतौनी तैयार किया। राई जो होता है भू राजस्व का निर्धारण के लिए फसल की जो रेट है उनको लागू किया। उपज के आधार पर भूमि 3 भागों में बांटी, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो दर उपज का 1/3 भाग है। शेरशाह ने अशरफी, रुपया और दाम इनके नए सिक्के चलवाए। ये किन धातुओं के बने थे? सोना, चांदी और तांबा को मिलाकर। तो अशरफी और रुपया दाम ये किसने चलाई? शेरशाह ने। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया शेरशाह के द्वारा। अमरकोट उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? तो उमरकोट के वीरसाल के महल में जन्म हुआ था अकबर का, हुमायूं का बेटा था ये। हमीदा बानो बेगम थी, अच्छा वो गुलबदन बेगम अलग है, ये हमीदा बानो जो बेगम थी ये थी अकबर की माता की, ध्यान रखिएगा। जो आपकी गुलबदन बेगम है वो अलग है, हमीदा बानो, अच्छा हाँ ठीक है, गुलबदन हमीदा बानो जो है वो बेगम रही थी अकबर की माता की। हमीदा बानो के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि ये उनकी थी पत्नी जो जिन्होंने अकबर को सिंहासन पर बैठाया था, और उनके अकबर के कमांडर भी रहे थे, वो बढ़िया सेनापति भी रहे थे। इन्होंने ही अकबर का राज्याभिषेक कराया था। उनकी बीवी थी हमीदा बानो, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद अकबर एक सेकेंड, हाँ ये गलत है, ये हमीदा बानो बेगम बनी थी अकबर की। सॉरी मेरे से गलती हो रही है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हमीदा बानो बेगम, अच्छा इनका पूरा नाम है हमीदा बानो बेगम, किसकी माता थी? तो ये अकबर की माँ थी। ठीक है, बस ऐसे मेरे को लगा ये बेगम पूछ रहा है, तो हमीदा बानो जो बेगम इनका पूरा नाम था, ये अकबर की माता थी। अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो अकबर के संरक्षण और जो बैरम खां का पतन हो गया था, ये आपका बैरम खान, अभी याद आ गया मेरे को, बैरम खान ने ही ये इनको अकबर को राज सिंहासन सौंप दिया था, और इन्हीं की देख रेख में रहते थे वो। क्या होता था कि भाई अकबर जो है वो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, इनकी उम्र इतनी नहीं थी कि राज सिंहासन को संभाल पाए, 13 साल की उम्र में ये सब हो गया था राज्याभिषेक। तो बैरम खान जो थे उन्होंने इसका पूरा क्या किया था, साथ दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया था, बैरम खान का पतन हो गया था 1560 में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचते थे, मगर उनमें प्रतिभा थी। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू जो हमारे हिंदू प्रधानमंत्री रहे, और ये थे सूर्यवंश से, और इनके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी इनको मिली, क्योंकि 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाई इन्होंने जीत ली थी। और जो हेमू और अकबर के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था, इस कारण इनको विक्रमादित्य कहा गया था। 150 ही क्वेश्चन करेंगे, 212 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। हमने 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर की लूसेंट चाहते हैं, थ्योरी प्लस MCQ है उसमें, और उसमें MCQ इस तरीके से नहीं है कि टिक आउट लगा हुआ है, उसमें MCQ पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद MCQ दिए हुए हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताएगा हु वांट इट, तो फिर कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपको हिंदी की वीडियो मिल ही रही है NCERT की, तो आई होप सो कि ये वीडियोज़ आपके लिए अच्छी साबित रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।